हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो कि 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हिंदी देखेंगे। हिंदी का ऑब्जेक्टिव पार्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट वीडियो में हम मोस्ट 25 वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आने वाली परीक्षा में आपका कम से कम 10 नंबर कंफर्म हो सके। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो कहता है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा ना भी लगे तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह कोई पिक्चर नहीं है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा, इससे इंटरटेनमेंट होगा, ठीक है। यह जो है पढ़ाई है और पढ़ाई को जो है मन मार के देखना पड़ता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इससे आपका 10 नंबर कन्फर्म आपके एग्ज़ाम में होने वाला है। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की को। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। और जबकि यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन दे देता है, सेकंड टाइप क्वेश्चन दे देगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछेगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो अगर एशिया की बात करें कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर चीन हो जाएगा, ठीक है। एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है। तो ऐसे दूसरा का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन अगर यहाँ पे एशिया का मरीज पूछे तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उसका सही आंसर चीन हो जाएगा। यूरोप एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, मतलब कि पूरा कब्जा था। हंगरी पर जो है किस देश का पूरा कब्जा था। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है तुर्की। तो आपको बताना है किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। और ये आप लोगों को पता लग रहा होगा कि जितने सारे हम क्वेश्चन इसमें से निकाल रहे हैं सब के सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मेरे प्यारे छात्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य ठोकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आपको वीडियो मिल सके, ठीक है। तो चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मेटरनिक हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा मेटार्निक लिखा हुआ है। मेटरनिक कौन था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक जो है कौन है था, ठीक है। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो पूछता है बिस्मार्क का नाम आपने हिस्ट्री के बुक में सुना होगा 10th क्लास हिस्ट्री में कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ऑप्शन ए है कवि था, ऑप्शन बी है नाटककार था, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ था और ऑप्शन डी है कूटनीतिज्ञ था। तो बिस्मार्क जो था इसमें से ऑप्शन नंबर डी था, कूटनीतिज्ञ था, यानी कि राजनीतिकार था, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ था। 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा से बहुत शानदार क्वेश्चन है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूस में। साम्यवादी शासन का जो हुआ था पहला प्रयोग वो रूस में हुआ था, ठीक है, रूस। 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखेंगे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था और ये जो है सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं बल्कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर पूछ दिया लाल सेना के स्थान पर लाल कुर्ती, ठीक है, यहाँ पे तो लाल सेना पूछा हुआ है ना, इसी के स्थान पर यहाँ पे पूछ देता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो उसका जानते हैं उत्तर क्या होगा। लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीवाली के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर यहाँ पे लाल सेना पूछे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राटस्की। दोनों में अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर लाल सेना पूछे तो उसका हो जाएगा ट्राटस्की, अगर लाल कुर्ती पूछे तो उसका हो जाएगा गैरीवाली। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ऐसे सी हो जाएगा सही आंसर। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल जो है किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित किया गया है, रचना किया गया है। तो इसलिए 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है जिसको हम लेबर डे कहते हैं, ठीक है, लेबर डे कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेबर डे मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई, ठीक है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसे हम नवंबर 1917 की भी क्रांति बोलते हैं। देखिए, बोल्शेविक क्रांति को नवंबर 1917 की क्रांति भी बोला जाता है, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था, यानी कि नवंबर 1917 की क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व, यानी कि उसका नेता जो था वो कौन था। तो उसका नेता, उसका नेतृत्व जो किया था वो लेनिन ने किया था, ठीक है, लेनिन। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। 10 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है, जिसे हम कोल कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं पता है, कोल, ठीक है। कोयला, कोल को मतलब कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है कि नवीकरणीय संसाधन है कि जैव संसाधन है कि अजैव संसाधन है। तो कोयला जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार यह अगर कोयला जल गया तो ये दोबारा जो है नहीं आएगा, ठीक है। कोयला एक बार अगर जल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए यह जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यानी कि निम्न यानी कि नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में इतना अच्छा फसल होता है ना कि आप मत पूछिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है वो कौन सा होता है। बेंजीन होता है, यूरिया होता है, एंड्रीन होता है या फास्फोरस होता है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है वो होता है एंड्रीन, ठीक है, एंड्रीन। 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। 13 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो में
आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन या आने वाले सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन ए है फ्लोराइड और ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी नीचे वर्णित है, ऑप्शन सी है आर्सेनिक है और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इजी भी क्वेश्चन है, आप कई बार पढ़े होंगे। तो इसको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। इसमें दो ऑप्शन हम दे देते हैं, ऐसे 4 है लेकिन हमारी तरफ से 2 हो जाएगा। पहला फ्लोराइड हो जाएगा और दूसरा आर्सेनिक हो जाएगा। पहला फ्लोराइड और दूसरा आर्सेनिक। इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट में करके बताना है। चलिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारत का सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में, नेसेसरी इसको पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है हंस और ऑप्शन डी है तोता। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मयूर, मोर। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर को, मोर को कहा जाता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सोना। तो हम आपको बता दें कि लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, लोहा यानी कि आयरन को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि उद्योग की जननी जो है किस धातु को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे तो ऑप्शन चेंज किया हुआ रहेगा। यहाँ पे मान लिया जाए अगर ऑप्शन सी है तो वहाँ पर यही लोहा को ऑप्शन ए में भी दे सकता है, ऑप्शन बी में भी दे सकता है, ऑप्शन डी में भी दे सकता है, या फिर ऑप्शन सी में भी रह सकता है। तो आपको ऑप्शन याद नहीं करना है, इसको आंसर याद करना है, यानी कि ए वाला पार्ट। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। यानी कि सर्वोत्तम कोयला, यानी कि कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद होता है सर्व जोड़ उत्तम, यानी कि सभी में उत्तम। तो सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी में है पीट, ऑप्शन सी में है लिग्नाइट और ऑप्शन डी में है बिटुमिनस। तो हम आपको बता दें कि सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होता है एंथ्रासाइट को कहा जाता है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, इसको अगर अंग्रेजी में पूछे तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 5 जून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, देख लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी जो है रबी की फसल है। एक होता है रबी फसल और दूसरा होता है खरीफ फसल। ये दोनों बात, रबी फसल को और खरीफ फसल को सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन रबी फसल में आता है और कौन खरीफ फसल में आता है। तो इन सब टॉपिक को, इन सब क्वेश्चन को याद करने के लिए किसी तरह के हिंट की आवश्यकता होती है, किसी तरह के
पहचान की आवश्यकता होती है। तो इस पे हम एक खास वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि कौन सा फसल रबी में आता है, कौन सा फसल खरीफ में आता है। ठीक है, तो तत्काल 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें कौन सी रबी की फसल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चना जो है रबी फसल का उदाहरण है, चना। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, जो है सिविक से लिया गया क्वेश्चन है। चूँकि हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, सिविक्स से भी आता है, ज्योग्राफी से भी आता है, इकोनॉमिक्स से भी आता है। 10th में तो सब एक ही साथ आता है। तो ये सिविक्स का क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म से रहित। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो होता है धर्म से रहित। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ठीक है, भारत में जो है औरतों के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो किस व्यवस्था के तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। इसका आंसर नीचे दिया गया है लेकिन ऑप्शन जो है नीचे है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका आंसर लिख दिए हैं कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था में निहित है। तो 22 का जो होगा पंचायती राज व्यवस्था सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, संघ सरकार का जो उदाहरण है कौन है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है कि चीन है कि ब्रिटेन है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संघ सरकार का जो उदाहरण है अमेरिका है। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, एक दलीय होती है, द्विदलीय होती है, बहुदलीय होती है या इनमें से कोई नहीं। तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। अब आपको बताना है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। चूँकि हम प्रत्येक वीडियो में 2 क्वेश्चन को आपसे कमेंट बॉक्स में लेते हैं, 2 क्वेश्चन को उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लेते हैं। तो फर्स्ट सवाल आपका है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में करके देना है। और लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट का जवाब करना है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है। न्याय मित्र जो होता है निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है। ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी है ग्राम सभा, ऑप्शन सी है पंचायत समिति और ऑप्शन नंबर डी है नगर पंचायत। तो आपको बताना है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है। इसका भी जवाब आपको नीचे कमेंट में करके देना है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है। ग्राम कचहरी का होता है या ग्राम सभा का होता है या पंचायत समिति का होता है या नगर पंचायत का होता है। इसका जवाब आपको कमेंट में अवश्य करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। और अगर आपको परीक्षा में बेटर मार्क लाना है, अच्छा अंक लाना है, तो हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिएगा ताकि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाए। तो आशा करता हूँ आपको टोटल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही वीवीआई लगा होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।